बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले लेक्चर में हमने गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में जो सैम्पलिंग थी उसके बारे में बात की थी कि सैम्पलिंग के लिए कौन-कौन सी टेक्निक्स हैं और वो कैसे काम करती हैं। इसके अलावा जो टेम्परेचर की सिलेक्शन है उसके ऊपर हमने बात की थी कि टेम्परेचर का रोल क्या है और हम सेंसिटिविटी में और स्पीड में और रेज़ोल्यूशन में किस तरह कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं टेम्परेचर की सिलेक्शन के ऊपर। और बताया था कि हायर टेम्परेचर के ऊपर स्पीड जो है वो फास्टर हो जाती है, एनालिसिस जल्दी मुकम्मल हो सकता है, लेकिन रेज़ोल्यूशन जो है वो कम होने के चांसेस हैं और पीक्स जो हैं वो आपस में ओवरलैप कर सकती हैं। जबकि लो टेम्परेचर के ऊपर हमने बात की थी कि हमारे पास रेज़ोल्यूशन तो इम्प्रूव हो सकती है, लेकिन ऑफ कोर्स जो एनालिसिस स्पीड है वो कम हो जाती है। बहरहाल इस वक्त हम फोकस करेंगे कि गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ कौन-कौन से डिटेक्टर्स जो हैं वो इंटीग्रेट किए जा सकते हैं और हमारा फोकस तो है जो मेनली वो गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के ऊपर है, लेकिन हम एक ब्रीफ सा ओवरव्यू जो है वो दूसरे डिटेक्टर्स का भी लेंगे कि दूसरे डिटेक्टर्स कौन से हैं जो कॉमन हैं और फिर उसके साथ हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री डिटेक्टर्स में डिस्कशन करेंगे और ख़ास तौर पे हमारा फोकस जो होगा वो क्वाड्रुपोल मास एनालाइजर के ऊपर। तो ये कुछ डिटेक्टर्स हैं जो लिस्टेड हैं यहाँ पर। इनमें थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है। इसके साथ फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, इट्स अ वेरी सेंसिटिव डिटेक्टर, ईसीडी इसको हम कहते हैं। फ्लेम थर्मोआयोनिक डिटेक्टर जो है, टीआईडी, ये भी हमारे पास है। और बीटा रे आयनाइजेशन डिटेक्टर है। एंड फाइनली वी हैव सम मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक डिटेक्टर्स। I would discuss briefly about this thermal conductivity detector (TCD), how it works, and what its main advantage is. और फिर हम जो है वो mass spectrometric detector के ऊपर बात करेंगे। तो thermal conductivity detector from name it's clear कि हम thermal conductivity जो है वो measure करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि हम जब गैस क्रोमेटोग्राफी में एनालिसिस करते हैं तो हमारे पास जो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं हम उनको भी हाई टेम्परेचर पर जाके उनके वेपर्स जो हैं कॉलम में से पास ऑन करते हैं और फिर उनकी सेपरेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन देयर एफिनिटी टुवर्ड्स स्टेशनरी फेज। तो इस एतबार से जो गैस हमारे पास गुजर रही होती है कैरियर गैस या मोबाइल फेज, वो हाइड्रोजन या हीलियम होती है। तो इनिशियल हमने दिखाया था कि हमारे पास एक साइड जो है डिटेक्टर की, आई विल जस्ट quickly go back and show you that how this actually works. मैंने बताया था आपको कि कैरियर गैस जो है वो रेफरेंस साइड से भी गुजरती है और कॉलम जो है इसको भी सप्लाई ऑफर कर रही होती है। तो एक्चुअली जो गैस कैरियर गैस रेफरेंस साइड से गुजर रही होती है उसके अंदर किसी किस्म के भी दूसरे वेपर्स शामिल नहीं होते आपके सैंपल के। वो बिल्कुल प्योर सप्लाई जो कैरियर गैस की वो यहाँ से गुजरती है और उसकी एक थर्मल कंडक्टिविटी वैल्यू होती है। उसके मुकाबले में जो गैस कॉलम में से गुजरती है उस गैस के साथ साथ बहुत सारे जो आपके सैंपल के अंदर मौजूद कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो भी सैंपल के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और जो उनके वेपर्स हैं वो भी साथ यहाँ से कंबाइनली यहाँ से गुजर जाते हैं। तो एक्चुअली जो सेंसिंग इलेक्ट्रोड है ये थर्मल कंडक्टिविटी मॉनिटर करता है कैरियर गैस की, प्लस इसके साथ जो कंपोनेंट यहाँ पे सेपरेट होके आते हैं, जबकि रेफरेंस साइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ कैरियर गैस की कंडक्टिविटी थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो मेजर करता है। तो एक एक तरफ आपके पास रेफरेंस इलेक्ट्रोड है जो कि थर्मल कंडक्टिविटी प्योर गैस के लिए, और दूसरी तरफ आपके पास जो है वो आपका सैंपल जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स है वो, और साथ में कैरियर गैस है। तो एक्चुअली हम इन दोनों की रेशो को डिटरमिन करते हैं और इससे हमें अंदाजा होता है कि जो कंपोनेंट जो यहाँ से सेपरेट होके जा रहा है उसके आने की वजह से थर्मल कंडक्टिविटी में क्या चेंज आया। प्योर अगर गैस होती तो फिर क्या, और अगर ये कंपोनेंट यहाँ से गुजरा तो फिर थर्मल कंडक्टिविटी में क्या चेंज है। और इस थर्मल कंडक्टिविटी को हम एक टिपिकल व्हीटस्टोन ब्रिज आपने एफएससी में पढ़ा होगा, उसी सेटअप के साथ जो है हम यहाँ पर उसको मेजर करते हैं। और ये काम हम स्टैंडर्ड के साथ भी करते हैं। जब हम स्टैंडर्ड को यहाँ से पास ऑन करते हैं तो स्टैंडर्ड के लिए भी हमारे पास ये सेटअप रहता है कि प्योर गैस की कंडक्टिविटी हम फाइंड आउट कर लेते हैं रेफरेंस सेल से, और सेंसिंग सेल से हमारे पास जो हमारे पास मोबाइल फेज है, प्लस आपके पास जो स्टैंडर्ड एनालाइट है उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी में चेंज आता है उसको मेजर कर लेते हैं। तो एक्चुअली फिर हम स्टैंडर्ड के लिए भी ये प्रैक्टिस मालूम कर लेते हैं और फिर जो अननोन हमारे पास सैंपल है उसके लिए भी हम ये
प्रैक्टिस कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली यहाँ पर हम जो आइडेंटिफिकेशन है वो पीक्स के टेंशन टाइम को मैच करते हुए करते हैं। एक टिपिकल गैस क्रोमेटोग्राफिक सेटअप में जिसमें हमारे पास थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है, उसको हम यूज करते हैं। So thermal conductivity detector consists of an electrically heated wire or thermistor. The temperature of the sensing element depends upon the thermal conductivity of the gas flowing it. यूजुअली हम यहाँ पे हाइड्रोजन जो है इस गैस को यूज करते हैं और ये गैस जो है इसकी खास थर्मल कंडक्टिविटी है। मैंने पहले भी बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो कॉमनली इस्तेमाल की जाने वाली कैरियर गैसेस हैं, इनको हम यूज करते हैं। जो भी चेंज थर्मल कंडक्टिविटी आती है सच एज व्हेन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिस्प्लेस करता है कुछ कैरियर गैस को, क्योंकि एक्चुअली सेंसिंग इलेक्ट्रोड के अंदर कैरियर गैस के साथ आपका जो सेपरेटेड कंपोनेंट वो भी है। तो पहले वहां पर प्योर कैरियर गैस थी रेफरेंस में, और सेंसिंग के अंदर कैरियर गैस के साथ साथ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। तो एक्चुअली जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो चेंज होना शुरू हो जाती है। तो यही इस चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जब एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल डिस्प्लेस सम ऑफ द कैरियर गैस cause a temperature rise in the element which is sent as a change in the resistance। तो एक्चुअली जो रेजिस्टेंस है वहां पर वो चेंज हो जाती है। थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर के बारे में एक शॉर्ट नोट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव तो नहीं है जिस तरह इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर ईसीडी डिटेक्टर है या मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक है, लेकिन ये एक जनरल डिटेक्टर है जो कि ऑलमोस्ट तमाम टाइप के एनालाइट्स के लिए अप्लाई किया जा सकता है। और ऑफ कोर्स ये नॉन डिस्ट्रक्टिव, यानी कि यहाँ पे आपका सैंपल जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है, सेपरेशन के बाद उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। Two pairs of thermal conductivity detectors are used, TCDs are used. Gas chromatography, one pair is placed in the column effluent, जो कि कॉलम के साथ है। इसको हमने कहा था कि सेंसिंग इलेक्ट्रोड के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है जी। और दूसरा जो है वो रेफरेंस साइट के ऊपर काम कर रहा होता है। तो उसको एक्सप्लेन करके अनदर इज प्लेस्ड बिफोर द इंजेक्टर और इन ए सेपरेट रेफरेंस कॉलम, जिसको हम रेफरेंस में प्लेस करते हैं। और द रेजिस्टेंस ऑफ द टू सेट्स ऑफ पेयर आर देन अरेंज इन ए ब्रिज सर्किट। और ये ब्रिज सर्किट जो है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपने एक सेटअप देखा होगा, उसके साथ काम करता है। ब्रिज सर्किट सो एम्पलीफिकेशन, वहां पे हम एम्पलीफाई कर सकते हैं रेजिस्टेंस। वो रेजिस्टेंस चेंज या रेजिस्टेंस शिफ्ट जो कि थर्मो क्या कह सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी में चेंज की वजह से आ रही है, एक्चुअली उसको फिर हम बैलेंस करते हैं। और उस बैलेंस के नतीजे में मालूम होता है कि एक्चुअली हमारे पास जो शिफ्ट आया है वो है कितना, ठीक है जी। आप पहले उसको देख लें व्हीटस्टोन ब्रिज को, फिर आपको अंदाजा। ये आप देख सकते हैं कि ये टिपिकल व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा सेटअप ही है, जहाँ पे आपके पास एक नोन रेजिस्टेंस R1 है और दूसरी तरफ जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास R2 है पैरेलल। तो जो R2 है ये पैरेलल है R3 के, और R3 में आपके पास जो कॉलम से आने वाली या सेंसिंग इलेक्ट्रोड जो है उसके तरह पे रेजिस्टेंस का सेटअप मौजूद है। यानी कि एक तरफ से आपके पास कॉलम के लिए ये इनलेट है और एक तरफ से आउटलेट है। तो लिहाजा यहाँ पे वो गैस शामिल हो रही होगी हाइड्रोजन, जिसके साथ आपका सैंपल मिक्सचर भी है। और यहाँ पर रेफरेंस साइट के अंदर आपके पास वो गैस शामिल हो रही होगी जो कि बिल्कुल प्योर है, जिसके अंदर कोई भी कंपोनेंट दूसरा शामिल नहीं है। तो एक्चुअली अब आप इसको बैलेंस कर सकते हैं कि अगर आपके पास R1 और R4, ठीक है जी, एक दूसरे के पैरेलल है, अगर ये पैरेलल रेजिस्टेंस बराबर होगी R1 ओवर R4 और R2 ओवर R3, तो एक्चुअली ये आपके पास एक बैलेंस स्टेट के ऊपर मौजूद होगा। और इस तरीके से हम अननोन की रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। R3 को हम अगर मालूम करना चाहें R1 और R2 इन दोनों के रेशियो, और साथ में R4 को मालूम कर ले, तो इस तरह हमें R3 की जो है वो एग्जैक्ट रेजिस्टेंस जो है फाइंड आउट की जा सकती है, ठीक है जी। ये एक टिपिकल सेटअप है जो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर में हम करते हैं, ठीक है जी। द ब्रिज सर्किट अलाउज एम्पलीफिकेशन, यहाँ से हम इसके एम्पलीफिकेशन भी कर सकते हैं जो भी रेजिस्टेंस में चेंज आ रहा है, बिकॉज कैसे कहते हैं, बिकॉज एनालाइट पासिंग ओवर द सैंपल थर्मोकंडक्टर्स, ठीक है जी, एंड डज नॉट एम्पलीफाई द चेंजेस इन दैट बोथ साइड्स ऑफ डिटेक्टर प्रोड्यूस द फ्लो और रेट फ्लक्चुएशंस, ठीक है जी। टिपिकली फ्लो रेट फ्लक्चुएशंस में भी थोड़ी बहुत चेंज आती है जिस वजह से थर्मल कंडक्टिविटी चेंज हो जाती है, लेकिन इस चीज़ों को हम एम्पलीफाई नहीं करते या इसको हम एनलार्ज नहीं करते सिग्नल को। और एक्चुअली जो इन दोनों का डिफरेंस है उसको हम बैलेंस करके इन रेजिस्टेंस को एक्चुअली R1 और R4 और R2 और R3, इस तरह से हम R3 अननोन रेजिस्टेंस को फिगर आउट कर लेते हैं। यहाँ पर एक्चुअली आइडेंटिफिकेशन जो है वो बेस्ड ऑन रिटेंशन टाइम हो रही होती है।
लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में भी ये बात मैं आपको बताता चलूं, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी में भी हमने जो फोकस किया था, हमने कहा था कि जी पीक्स के हम रिटेंशन टाइम जो है वो मैच करते हैं एचपीएलसी के अंदर खास तौर पर। ठीक है, एचपीएलसी के अंदर मैंने कहा था कि हम पीक से रिटेंशन टाइम मैच करते हैं, और अगर सी दो पीक्स दो मुख्तलिफ एनालिसिस के अंदर सेम रिटेंशन टाइम देती हैं, प्रोवाइडेड दैट कि उनका फ्लो रेट भी कांस्टेंट था, उनके लिए सारी कंडीशंस भी कांस्टेंट थी, डिटेक्टर की वेवलेंथ भी वही थी, फ्लो रेट भी था, मोबाइल फेज भी वैसा था, तो ये दोनों कंपोनेंट दरअसल एक ही है। ठीक है जी, तो रिटेंशन टाइम का जो मैच करना है उसको हम क्वालिटेटिव एनालिसिस में इस्तेमाल करते हैं। मसलन आपका कोई एक स्टैंडर्ड कंपोनेंट है, आपको मालूम है उसका रिटेंशन टाइम फॉर एग्जांपल 2.35 मिनट्स है, तो अब सैंपल के अंदर भी अगर आप जब उसको अलग से रन करते हैं और उसका एनालिसिस करते हैं, उसमें भी अगर कोई पीक आपको 2.35 के रिटेंशन टाइम पे मिले, तो मोर और लेस इसके बारे में ये ख्याल किया जाता है कि ये एक्चुअली वही कंपोनेंट है जो आप स्टैंडर्ड पे रन कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इस स्टैंडर्ड को ही एक तरह से उसके कंपैरिजन के तौर पे ही ये कंपोनेंट यहाँ सैंपल में मौजूद है। ठीक है जी, अगर वहां पे पीक मिलेगी 2.35 मिनट्स पे, तो फिर ये आपके पास एग्जैक्टली वही कंपाउंड है, और ये हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर लेते हैं जिसमें बताते हैं कि हाँ ये कंपोनेंट यहाँ पे प्रेजेंट है या ये एब्सेंट है। इसके बाद हम इन दोनों स्टैंडर्ड जिसकी कंसंट्रेशन भी हमें नोन है उसका पीक एरिया, और जो आपके पास सैंपल के अंदर वो जो पीक है उसका पीक एरिया अगर आप कंपेयर करें तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिटेंशन टाइम मैच करने वाला क्वालिटेटिव जो आप कहते हैं एनालिसिस है, ये हर बार दुरुस्त साबित नहीं हो सकता, और समटाइम्स आपके पास बहुत सारी पीक्स जो हैं वो ओवरलैप होके आपको जो है वो एक पीक दे देते हैं जो कि मे बी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि आपके पास ये स्टैंडर्ड ही है। गैस क्रोमेटोग्राफी में हमारे पास इंटायरली डिफरेंट सेटअप है। जब हम गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की बात करते हैं, टीसीडी के अंदर तो शायद ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर हमारे पास ये सेटअप इंटायरली डिफरेंट है। आज उसको देखते हैं, और मैं इसके लिए आपको जो है वो डायरेक्टली लेके जाना चाह रहा हूँ जीडी क्रिस्टन की बुक पे, और वहाँ पे गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के बारे में कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, और आई बेटर थॉट कि मैं उसको वहाँ से आपके साथ कंपेयर करूँ। दिस इज गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री ऑन योर स्क्रीन। इस बुक के अंदर मौजूद है, पेज 741 के ऊपर है, और जो फर्स्ट दो लाइंस हैं ये आपको जो एक्सप्लेन कर सकती हैं कि हम क्यों मास स्पेक्ट्रोमेट्री की तरफ मूव करते हैं और ये कितना सेंसिटिव मेथड है। वो कहते हैं व्हेन द रिटेंशन टाइम ऑफ अननोन कंपाउंड इन ए क्रोमेटोग्राम जो आपकी एनालिसिस के लिए जो आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी में वो जो पेपर होता है वो क्रोमेटोग्राम कहलाता है, और यहाँ पे वो जो प्रिंटेड फॉर्म में जो आपका रिजल्ट ऑब्टेन करते हैं पीक्स का, ये क्रोमेटोग्राम कहते हैं, इज द सेम एज ए प्योर स्टैंडर्ड। रिटेंशन टाइम अननोन कंपाउंड का अगर एग्जैक्टली सेम हो जो कि प्योर स्टैंडर्ड का है, ठीक है जी, जो कि आमतौर पर हम इक्विवेलेंट सेपरेशन मैथड में करते हैं, ये सजेस्ट करता है बट डज नॉट गारंटी और बट डज नॉट एब्सोल्युटली कंफर्म, ये जाहिर करता है कि आइडेंटिटी ऑफ द अननोन कंपाउंड की ये भी वही है जो स्टैंडर्ड की है, जो स्टैंडर्ड है वही यही है, स्टैंडर्ड की जो स्ट्रक्चर है उसकी भी अननोन की भी स्ट्रक्चर है। ठीक है जी, ये इंडिकेट जरूर करता है लेकिन ये एब्सोल्युटली कंफर्म नहीं कर सकता, ये बिल्कुल गारंटी नहीं करता कि एग्जैक्टली यही हो। ठीक है जी, और प्रोबेबिलिटी क्या है कि पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन की, वो डिपेंड करती है कि आपका सैंपल कितना कॉम्प्लेक्स था। ठीक है जी, आपके सैंपल में कौन कौन सी चीजें मौजूद हो सकती हैं, और इसके अलावा आपके पास क्रोमेटोग्राफिक कंडीशंस क्या हैं, और क्रोमेटोग्राफी कंडीशंस में जो सैंपल है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी के अलावा जो फ्लो रेट है, मोबाइल फेज की नेचर है, ये जो टेम्परेचर जिसके ऊपर आप ये एनालिसिस कर रहे हैं वो, और जो आपके पास डिटेक्शन मेथड है इसके ऊपर भी। ठीक है जी, तो इसलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन की डिपेंड करती है कि जी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सैंपल क्या है, और सैंपल प्रिपरेशन प्रोसीजर्स क्या है ये हैं, और इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी कंडीशंस क्या है। ठीक है, इसके मुकाबले में ये एक टिपिकल प्रॉब्लम जनरेट या हमारे पास जो हमें फेस करना पड़ता है, गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो है, ये एक वंडरफुल टूल है, ऑफ कोर्स इट्स अ वेरी वर्सटाइल टेक्निक, जिससे आप हंड्रेड और थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड जो हैं आप उनका सेपरेशन कर सकते हैं और उनका एनालिसिस कर सकते हैं क्वांटिटेटिवली भी, और इसको हम यूज करते हैं बहुत सारे फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के लिए, अलॉन्ग विद दैट फोरेंसिक के लिए भी इसको हम यूज करते हैं,
बहुत सारे ऐसे सैंपल जो हैं, खास तौर पे इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री को जो है वो बैडली नीड थी, और सबसे बड़ा जो यूजर है गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री का, वो पेट्रोलियम सेक्टर है, जो कि एक्चुअली प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए, सेपरेशन के प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करने के लिए इस टेक्निक को यूज करता है एनालिसिस के लिए कि हमारे पास सेपरेटेड कंपोनेंट की एफिशिएंसी क्या है। ठीक है जी। तो ऑफ कोर्स क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस दोनों तरीके से हम यहाँ से करते हैं, और फ्रॉम नेम इट्स क्लियर कि हम यहाँ पर गैस क्रोमेटोग्राफी या जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स है उनका मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं। ठीक है जी। और जब हम मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो हम एक्चुअली जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं उसको हम बम्बार्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन बीम से, एक पावरफुल इलेक्ट्रॉन बीम से हम उसको बम्बार्ड करते हैं, उसको आयोनाइज करते हैं, और फिर उसको जो है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में से जो है वो पास ऑन करते हैं, और उसके बाद उसकी ट्रेजेक्ट्री या उसको उसकी जो है वो अबंडेंस नोट करते हैं, और इससे हम उसकी चार्ज और मास रेशियो के बारे में हम उससे इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं। ठीक है जी। ये एक क्वांटिटेटिव तरीका है कि जब हम उस आयन की रिलेटिव अबंडेंस को जो मेजर करेंगे तो हम उससे क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन लेंगे, लेकिन जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है वो स्पेसिफिकली हम उसके जो चार्ज टू मास रेशियो है उससे हम उससे हासिल कर रहे हो। एक टिपिकल सेटअप है गैस क्रोमेटोग्राफी का। सबसे पहली बात है कि मास स्पेक्ट्रोमेट्रिक जो हमने बेसिक चीजें इसके बारे में पढ़ी हुई हैं, हम उसी से इसको स्टार्ट करते हैं। गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री में हम एक इलेक्ट्रॉन बीम यूज करते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन बीम जो है एट हैज अ वेरी हाई एनर्जी। ऑफ कोर्स इसको हम 17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो एनर्जी से बम्बार्ड करते हैं, जनरेट करते हैं, और इसके लिए जो हमारे पास टंगस्टन फिलामेंट है हाई वैक्यूम के अंदर इसको हम यूज कर रहे हैं। सो व्हेन वी बम्बार्ड, ये वो कंपोनेंट है एम, जो कंपोनेंट हमने सेपरेट किया है गैस क्रोमेटोग्राफी से। जब इसको बम्बार्ड करते हैं तो ये ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये आयोनाइज हो जाता है। तो ये आयोनाइजेशन का प्रोसेस है, और आयोनाइजेशन के बहुत सारे तरीक़ाकार हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के साथ। उनकी तफसील यहाँ पर दी हुई है कि इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन जो सबसे कॉमन इस्तेमाल किया जाने वाला मेथड है, और ये रिलेटिवली स्मॉल वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स के लिए सूटेबल है, कॉमन इजियर मेथड है। गैस और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी दोनों में इस्तेमाल किया जा सकता है, और मास रेंज जो है इवन 1000 डाल्टन्स। अब यहाँ पे जो मास है वो डाल्टन्स के अंदर जो है एक्सप्रेस की जा रही है। ठीक है जी। और वर्सटाइल मेथड है, प्रोवाइड स्ट्रक्चरल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है जी। हार्ड मेथड है, यूज कर सकते हैं। इसके अलावा केमिकल आयोनाइजेशन मेथड्स भी हैं, इलेक्ट्रोस्प्रे आयोनाइजेशन मेथड है, ईएसआई मेथड भी हैं, और माल्डी भी है। माल्डी भी आपको देगा कि मैट्रिक असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन मेथड। ये टेक्निक उस वक्त बहुत सूटेबल है जब आपके पास स्मॉल्स की बजाय लार्ज मॉलिक्यूल्स हों, जिसमें प्रोटीन्स हैं, पेप्टाइड्स हैं, ठीक है जी, पॉलीमर स्ट्रक्चर्स जो हैं, इनके लिए इसको हम लेके चल रहे होते हैं। तो इसके लिए हमें जो आयनाइजेशन है एक लार्ज मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए हमें लेजर असिस्टेड जो है वो मैट्रिक असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन टेक्निक सीखी जाती है, और इसे हम आयनाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और ये बता रहा है कि इनकी जो मास रेंज है ये 500,000 डाल्टन्स, ऐसे एनालाइट्स इनकी मैसेज रेंज के अंदर है, उसके लिए इसको यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी। सो ये एक जो है वो टिपिकल टेबल है कंपैरिजन डिफरेंट आयनाइजेशन मेथड्स का। जब भी मास स्पेक्ट्रोमेट्री का जिक्र करेंगे तो सबसे पहला काम ये होगा कि हमने आयनाइजेशन मेथड्स को कंपेयर करना होगा। तो आयनाइजेशन मेथड्स जो हैं उनमें जो सबसे कॉमन यूज मेथड है वो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन है। माल्दी है, लार्ज प्रोटीन स्ट्रक्चर्स के लिए मैंने बताया इसको यूज करते हैं, लेकिन ये ऑफ कोर्स हमारे स्कोप से थोड़ा सा आउट होते जाएंगे अगर हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हैं कि इन टेक्निक्स का आपस में डिफरेंट क्या है। इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन कॉमन है और स्मॉल मॉलिक्यूल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है जी। और उसके मुकाबले में जो मैट्रिक्स असिस्टेड लेजर डिसॉर्प्शन मेथड है ये प्रोटीन्स और पेप्टाइड स्ट्रक्चर्स के लिए किया जाता है, और उनके मास रेंज आपको बता रहा है। अगर 1000 डाल्टन्स जो है ये टिपिकल मास रेंज है इलेक्ट्रॉनाइजेशन के लिए, तो माल्दी के लिए कम से कम जो है वो 500,000 तक के लिए, और इससे थोड़ा सा कम जो है वो इलेक्ट्रॉन स्प्रे आयनाइजेशन के लिए। ठीक है जी। तो ये सिर्फ आपके पास जो है एक अपेरेंट जो है सेटअप, उसमें आयनाइजेशन बता रहा है। मैं इसकी एक अभी हम आगे चलेंगे, एनिमेशन भी देखेंगे जहाँ पे हम एक्चुअली मैथ एनालाइजर को काम करते देखेंगे। अच्छा जी, होता क्या है कि जो
एनालाइट जिसको आपने सेपरेट किया है, इसको बम्बार्ड करते हैं इलेक्ट्रॉन गन के साथ, इलेक्ट्रॉन बीम के साथ, और उससे आयनाइजेशन बनती है। ठीक है जी। तो ये आपके पास एक्चुअली ये एक मॉलिक्यूलर आयन यहाँ पे जनरेट होना शुरू हो जाता है। ठीक है जी। ये अब एम पॉजिटिव जो है, इसकी प्रोडक्शन जो है जब होती है, तो इससे फर्दर जो है डिपेंडिंग अपॉन इट्स एनर्जी स्टेट्स जो है, ये एक डिफरेंट फ्रेगमेंटेशन जो है वो फेज से गुजरता है। ठीक है। फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन से इससे फर्दर जो है इसको डिसोसिएट किया जाता है, और वो सारे फ्रेगमेंट्स जो हैं वो इससे स्लोअर मास के जनरेट होते हैं, बनते हैं। फ्रेगमेंटेशन है यानी कि इसके टूटने का प्रोसेस है। ठीक है, इसके डिसोसिएशन का प्रोसेस है। M positive ions are produced in different energy states, and the internal energy, depending upon the internal energy, rotational evaporation is dissipated by fragmentation reaction. और जब वो fragmentation reaction से dissipate करते हैं, तो ये further smaller fragments बनाते हैं जिनका mass कम होता है, which are themselves ionized or converted into ion by further electron bombardment, जो कि electron bombardment से further smaller ions के अंदर भी convert होते हैं। यहाँ पर जब ये पैटर्न बन रहा होता है, ये सारा, तो हर एक कंपाउंड का, हर एक एनालाइट का एक अपना यूनिक फ्रेगमेंटेशन पैटर्न होता है, जिससे उस कंपाउंड को दूसरे से डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। और हम यहाँ पर फिर देखेंगे कि हम ऐसे अननोन कंपाउंड जिसके बारे में इनिशियल हमें इंफॉर्मेशन नहीं है कि इनकी स्ट्रक्चर क्या है, तो हम उनके फ्रेगमेंटेशन पैटर्न से उनकी स्ट्रक्चर को प्रिडिक्ट कर सकेंगे। ठीक है जी। लेकिन जो नॉन कंपाउंड्स हैं और बता रहे हैं कि फ्रेगमेंटेशन पैटर्न जो है वो बता रहे हैं फेयरली कंसिस्टेंट है गिवन कंडीशंस के अंदर, इलेक्ट्रॉन एनर्जी क्या है, और जब ये फ्रेगमेंटेशन हो रही होती है तो सिर्फ एक बहुत स्मॉल अमाउंट जो है वो बाकी रहती है मॉलिक्यूलर आयन की, एम पॉजिटिव की, जो कि हाईएस्ट आपके पास जो है वो मैस होता है इस आयन का। ठीक है जी। वो कहता है अगर ये बाकी रह जाती है, अव्वल तो बहुत स्मॉल रहती है, और अगर ये रह जाए तो ये हाईएस्ट मास जो है वो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन स्पेक्ट्रम के अंदर आपको ऑब्जर्व होगा ये। ठीक है जी। लेकिन अगर इसके कोई आइसोटोप्स हैं, तो वो आइसोटोप्स इससे ज्यादा मास शो करेंगे, लेकिन ये उसी वक्त पॉसिबल है जब आप आइसोटोपिक सैंपल्स का एनालिसिस कर रहे हो। ठीक है जी। और इस तरह जो ऐसे लार्ज स्ट्रक्चर्स हैं, थोड़े से मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीएरोमेटिक्स हैं, और पॉलीएरोमेटिक कंपाउंड जो हैं इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से जो है वो इतना फ्रेगमेंटेशन जो है उनके अंदर जो है वो पैटर्न इतना जो है वो इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती, और उनके उनके अंदर रिलेटिवली जो है वो फ्रेगमेंटेशन का जो पैटर्न है, पैटर्न तो हम उसको नहीं कहेंगे, लेकिन फ्रेगमेंटेशन जो है उनके अंदर रिलेटिवली कम हो रही होती है इस डिलोकलाइजेशन की वजह से। ठीक है जी। तो लिहाजा उनकी जो आप कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी है या तादाद तादाद जो है, रिलेटिव अबंडेंस जो है वो आपके पास कम होगी। उसकी एक छोटी सी एग्जांपल हम कंपेयर करते हैं मेथनॉल के केस में। मेथनॉल जो है, इसका मास अगर आप देखें तो इसका मास है तकरीबन 32 है, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 18, ये तकरीबन 16, तो ये बन जाएगा 28, और ये 4 हाइड्रोजन के 32 बने। अब मास स्पेक्ट्रम अगर इसका हम देखें तो आपको एक पीक यहाँ पे नजर आएगी जिसकी इंटेंसिटी रिलेटिव अबंडेंस देखें। जब भी गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री का आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप वाई एक्सिस पे रिलेटिव अबंडेंस होगी उन आयंस की, और एक्स एक्सिस पे ऊपर उनकी मास टू चार्ज रेशियो होगी। तो अब देखें जो 31 है, ये 30, ये 31 और 32, ठीक है जी। तो 32 के ऊपर जो है ये हाईएस्ट अबंडेंस आपको नजर आती है। ये एक यूनिट जो है वो 2 का डिवीजन है, 32, 34, और फिर आगे ऑनवर्ड चलता जा रहा है। तो 32 इसका मास नंबर है, इसका इसका मास था मेथनॉल का। तो यहाँ पर रिलेटिव अबंडेंस भी आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। उसके बाद 33 पे भी आपको कुछ चीज नजर आ रही होंगी, लेकिन वो एक्चुअली जो कार्बन 13 आइसोटोप है उसकी वजह से या उसकी प्रेजेंस की वजह से आपको पीक नजर आ रही होगी, अदरवाइज आपको ये पीक नजर नहीं आएगी। ठीक है, इसी को हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द मॉलिक्यूलर आयन पीक जो है M/Z उसका जो 32 है, और इसका फार्मूला वेट एग्जैक्टली वो भी हम जानते हैं 32 है। जो स्मॉल पीक 33 अपीयर हो रही है वो कार्बन 13 आइसोटॉप के लिए है। ठीक है, और उसकी अबंडेंस रिलेटिवली कम है, ओनली 1.11% है एज कंपेयर टू C2। लेकिन वो जो बेस पीक हमें मिल रही है वो हमारे पास इसकी है, जिसमें से हमने H पॉजिटिव आयन जो है वो यहाँ से बम्बार्ड किया, अलग किया।
तो ये आपके पास एक और फ्रेगमेंटेड जहां बन रहा है। तो यूजुअली ये होता है कि हमारे पास जो भी कंपाउंड है उनका एक खास फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है और हमने लाइब्रेरीज बना ली हुई हैं गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री के लिए, और उस लाइब्रेरी के अंदर हमारे पास जितने भी हंड्रेड्स या थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स हैं, उन तमाम कंपाउंड्स को एक्चुअली हमने उनका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न सेट किया। तो हम अगर कोई कंपाउंड अननोन जो है अपेरेंटली गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री से गुजारते हैं, तो जो उसका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न होगा उससे हम प्रिडिक्ट कर सकेंगे कि इसका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न इसके साथ मैच करता है और प्रोबेबली इसकी स्ट्रक्चर ये है। ठीक है जी। ये हमारे पास जो है एक टेबल हमने बनाया है एक जस्ट आपको शो करने के लिए। ये कॉमन केमिकल कंपाउंड्स हैं और ये इनके मैसेज हैं, और उसी तरह फिर हम बताते चले जा रहे हैं कि प्रोबेबल इनकी या पॉसिबल फंक्शनैलिटी क्या है। और इस तरह हमने ढेर सारी लाइब्रेरी बनाई हुई है, हर ढेर सारे कंपाउंड्स की एक लाइब्रेरी बनाई हुई है, और बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं जिससे हमें उन कंपाउंड्स की एग्जैक्टली फंक्शनैलिटी का पता चल सकता है। ठीक है जी। तो ये मिथाइल ग्रुप के लिए है, ये देखें ये प्रोबेबली मिथाइल के लिए है, ये इनके मैसेज के अंदर बता रहा है, ये माइड ग्रुप्स के लिए है, और इनकी फंक्शनैलिटी के बारे में भी पता चलता चला जा रहा है। तो न सिर्फ ये बल्कि बहुत सारे दूसरे कंपाउंड हैं, हम एक्चुअली उनकी स्ट्रक्चर जो है डिटरमिन कर सकते हैं अगर हम उनके फ्रेगमेंटेशन पैटर्न को फॉलो कर लें। ये यहाँ पे एक बता भी रहा है कि जनाब मेजर एडवांटेज क्या है गैस क्रोमेटोग्राफी का, कि क्वालिटेटिव एनालिसिस है और उसके साथ साथ अवेलेबिलिटी ऑफ लाइब्रेरीज। क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें फ्रेगमेंटेशन के पैटर्न से पता चलेगा। ठीक है जी। और ये फ्रेगमेंटेशन का पैटर्न हम जब किसी अननोन कंपाउंड का ऑब्जर्व करेंगे तो एक्चुअली हमारे पास जो लाइब्रेरी बनी हुई है उन जिन लाइब्रेरीज के अंदर इनके फ्रेगमेंटेशन पैटर्न और जो है वो सेफ्ड हैं, तो हम उनको उसके साथ मैच कर लेंगे। ठीक है जी। और ये लाइब्रेरीज हम रूटीनली यूज करते हैं मैचिंग के लिए, और फिर हम बताते हैं कि जनाब सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है। सोर्स ऑफ एनर्जी के साथ एक्चुअली इंपॉर्टेंट चीज है कि जो क्वालिटेटिव एनालिसिस आपके करना है वो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न जो है उससे अंदाजा लगाएंगे, और फ्रेगमेंटेशन पैटर्न जो है वो जिन मेन चीजों पर डिपेंड करता है उनमें से जो एक अहम पैरामीटर है वो सोर्स जो एनर्जी है वो है हमारे पास, जो इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन सोर्स है कि वो कितनी एनर्जी का सोर्स करे एक्चुअली, फिर उस फ्रेगमेंटेशन पैटर्न से उसको हम कंपेयर करते हैं। ठीक है जी। तो दिस एनर्जी वो कहता है इज हाई इनफ सो दैट सिग्निफिकेंट फ्रेगमेंटेशन जो है फॉर ऑल मॉलिक्यूल्स कैन बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है जी। एंड ऑफ कोर्स these molecules fragment reproducibly by electron ionization on different instruments. Thus, very consistent spectra can be generated on different instruments, and instrumental software allows these spectra to be searched against libraries like NIST. NIST एक लाइब्रेरी है। ठीक है जी। ठीक है जी। इस स्पेशल लाइब्रेरी के साथ भी इसको हम मैच कर सकते हैं। ठीक है जी। और इससे हम अननोन कंपाउंड जो है उसको जो है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं। कहते हैं इवन इफ द सिग्नल ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंट्स सम कंपाउंड फॉर विच नो लाइब्रेरी एग्जिस्ट, ऐसा कंपाउंड जिसके बारे में कोई लाइब्रेरी एग्जिस्ट करती, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न्स कैन बी ट्रैक्ड या उसको मैच किया जा सकता है, ट्रैक्ड एंड मैच with those of compound that have similar functional unit or similar functional structures, जैसे उसकी स्ट्रक्चर है। For example, if a molecule contains a substituted benzene ring, there is a good chance that a signal at m by z77 जो actually उसके बारे में बता रहा है benzene ring के बारे में will be observed. This represents a signal for a ठीक है जी benzyl radical ion. तो एक्चुअली फ्रेगमेंटेशन पैटर्न इसकी जिससे हम अननोन कंपाउंड के स्ट्रक्चर्स को भी मेजर करते हैं। अच्छा जी, आयनाइजेशन तो हो जाती है, लेकिन एक्चुअली अब ये काम कैसे करता है मास स्पेक्ट्रोमीटर, इसके बारे में हम कुछ कमेंट्स यहाँ पे पास करते हैं, और मैं आपको ले चल रहा हूँ मास एनालाइजर्स की तरफ। अच्छा, क्वाड्रुपल मास एनालाइजर और मास फिल्टर इज वन ऑफ द वेरी कॉमन एंड वेरी पॉपुलर मास एनालाइजर that is used in mass spectrometers. Or quadrupole, from name it's clear that we have four poles or four rods in this mass analyzer, और जिनको हमने ऑपोजिटली चार्ज हैं, और इसके साथ साथ कुछ दो इनके अंदर दो ट्यूब्स या दो प्लेट्स जो हैं या दो रॉड्स जो हैं वो डीसी वोल्टेज के साथ या स्टैटिक वोल्टेज है, और दो ऐसी जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी या के ऑल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज के साथ अटैच है। ठीक है, ये एक टिपिकल सेटअप है, दो पॉजिटिव हैं और दो नेगेटिव है।
और इनमें से 2 पॉजिटिव वो हैं जिनमें से एक पॉजिटिव जो है वो एसी के साथ, एसी अल्टरनेटिंग करंट के साथ, जिसकी हम फ्रीक्वेंसी वेरी कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी वेरी करेंगे तो वोल्टेज वेरी होगा। और एक पॉजिटिव रॉड जो है इसके साथ डायरेक्ट या स्टैटिक वोल्टेज के साथ अटैच है। दूसरा हमारे पास जो है ये 2 नेगेटिव हैं और उनमें से भी एक नेगेटिव डीसी वोल्टेज के साथ है और एक हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट या रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज के साथ है। जो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स हैं डीसी वोल्टेज के साथ, उनका वोल्टेज जो है वो स्टैटिक है, वो हम कह सकते हैं डायरेक्ट है। लेकिन जो पॉजिटिव या नेगेटिव जो एसी वोल्टेज के साथ अटैच हैं, एसी वोल्टेज हैं उनके साथ अल्टरनेटिंग है, वहां पे हम फ्रीक्वेंसी हम वेरी कर सकते हैं। इनके वोल्टेज को यहाँ पे डीसी वोल्टेज को यू से रिप्रेजेंट किया गया फेसबुक में, और जो हमारे पास अल्टरनेटिंग या रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है वो वी के साथ किया गया, और उसके दोनों कंपोनेंट्स यहाँ पे बताए गए, वी कॉस ओमेगा टी, जबकि ओमेगा वो फ्रीक्वेंसी है जिस दौरान जो चेंज हम यहाँ पे करते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी, एक्चुअली रेडियो फ्रीक्वेंसी के साथ अटैच है। तो दोनों ऑपोजिटली चार्ज है। तो नेट अगर आप देखें तो 2 पॉजिटिव प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज होगा u प्लस वी कॉस ओमेगा टी होगा, और जो नेगेटिव प्लेट होगी उसके ऊपर u प्लस वी कॉस ओमेगा टी होगा। इसके ऊपर ये नेगेटिव का साइन लगाया। अब हमने इन 4 प्लेट्स की जरूरत क्यों महसूस की और हम इनको क्यों यूज करना चाहते हैं, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं कि एक्चुअली गैस क्रोमेटोग्राफी कॉलम से जब कोई चीज निकलती है तो सबसे पहले हम उसको आयोनाइज करते हैं, और हमारे पास जो कॉमन सोर्स आयोनाइजेशन का है वो इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन मेथड है, जिसमें हम टंगस्टन फिलामेंट के साथ 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ गैस मॉलिक्यूल को यहाँ पर हम बम्बार्ड करते हैं। जो आयन यहाँ से मूव करता है उसको हम यहाँ से पास ऑन करते हैं इन 4 पैरेलल प्लेट से, और डिटेक्टर तक जो है वो इसको हम देखते हैं कि उसके पाथ को मॉनिटर करते हैं। सो होता यूं है कि अगर तो वो एक लाइटर आयन है, ठीक है जी, तो इट विल बी ऑफ कोर्स लेस अट्रैक्टेड, और उसके चांसेस होंगे कि यहाँ पर अट्रैक्ट करते हैं। ऑफ कोर्स वो एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, पॉजिटिवली चार्ज आयन जो है वो पॉजिटिव प्लेट से तो रिपेल होगा, लेकिन नेगेटिव प्लेट उसको अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है जी। अगर तो एक स्मॉलर आयन है तो जो एसी ऑल्टरनेटिंग करंट रेडियो फ्रीक्वेंसी वोल्टेज है वो उसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा और वो उसके पाथ को स्टेबलाइज कर सकता है। लेकिन अगर वो एक लार्जर आयन है, उसका एम बाई जेड रेशियो जो है वो ज्यादा है, तो फिर वो जो है वो एसी वोल्टेज के साथ जो है वो स्टेबलाइज नहीं होगा उसका पाथ, और उसको जो है वो डीसी वोल्टेज जो है वो एक्चुअली वो कंट्रोल कर रहा होगा या उसके साथ इंटरेक्शन शो करेगा, उसके साथ जो है वो ट्रैक्शन करेगा, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जो है। तो जो हमारे पास जो आयन पास ऑन करके डिटेक्टर तक पहुंचेगा वही डिटेक्ट होगा, जो टकरा जाएगा इसके साथ वो डिटेक्ट नहीं होगा। तो एक्चुअली हमें वोल्टेज को इस तरह से एडजस्ट करना होगा कि वो आयन जो है वो रेजोनेट करता हुआ डिटेक्टर तक पहुंच जाए। अगर वो डिटेक्टर तक पहुंचेगा तो आइडेंटिफाई होगा और फिर उसको हम यहाँ से डिटेक्ट कर सकेंगे, ठीक है जी। सो एक्चुअली आयोनाइजेशन फोर्स आयंस प्रोड्यूस करता है यहाँ से, ठीक है जी, उसको हम यहाँ से मूव ऑन करते हैं और वो डिपेंडिंग अपॉन दिस वोल्टेज वो रेजोनेट करता है। सो हमने वोल्टेज को कुछ इस तरह से एडजस्ट करना होता है कि वो ट्यूब से रेजोनेट होकर गुजरे लेकिन इनके साथ स्ट्राइक ना करे, और इसके लिए हमें डीसी और एसी वोल्टेज दोनों की जरूरत रहती है, ठीक है जी। सो जो नॉन रेजोनेंट होगा वो नॉन स्टेबल होगा और जो रेजोनेंट होगा वो स्टेबल होगा और वो डिटेक्टर तक पहुंच जाएगा, ठीक है जी। तो लिहाजा जो उनकी मास टू चार्ज रेशियो, एक स्पेसिफिक मास टू चार्ज रेशियो है, वो रेजोनेंट होकर यहाँ से गुजरेगी। तो मास टू चार्ज रेशियो अगर चेंज होगी किसी आयन की तो हमें वोल्टेज भी उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना होगा। और एक टाइप की आयंस हैं उनकी मास टू चार्ज रेशियो कुछ और है, दूसरी टाइप की आयंस होगी उनकी मास टू चार्ज रेशियो कुछ और होगी, तीसरी चौथी या पांचवी। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट जो है वो अबंडेंस होगी आयंस की जिनकी मास टू चार्ज रेशियो डिफरेंट होगी। तो एक पर्टिकुलर मास टू चार्ज रेशियो का यहाँ से पास ऑन करने के लिए जरूरी है कि हम अपने डीसी और एसी वोल्टेज दोनों को एडजस्ट कर लें, और उनकी फ्रीक्वेंसी, खासतौर पर रेडियो फ्रीक्वेंसी एसी वोल्टेज है उसको हम वेरी करें, जिसके साथ हम उसका पाथ जो है वो हम स्टेबल कर रहे हैं और उसको डिटेक्टर तक पहुंचने दे रहे हैं, ठीक है जी। ये कैसे काम करता है, इसके लिए मैंने एक एनिमेटेड वीडियो जो है वो यूट्यूब से फ्लैश की है और देखते हैं कैसे काम करता है, उसको हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं। ये क्वाड्रुपल मास स्पेक्ट्रोमीटर जो है इसी के बारे में हम बात करेंगे और मैं साथ साथ इसको एक्सप्लेन कर रहे ये एक टिपिकल आपको बता रहा है कि आयनाइजेशन चैम्बर से जो आपके पास आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये 4 पैरेलल प्लेट्स हैं, इनमें से गुजरकर ये कैसे डिटेक्टर तक जा रहा है,
ठीक है, ये इसकी जो पाथ है उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। Mass spectrometer is used to study the mass to charge ratio and abundance of gas phase ions. ऑफ कोर्स गैस फेज आयंस के साथ ही हम काम कर रहे हैं और इसको हम लेके चल रहे हैं गैस क्रोमेटोग्राफी के अंदर, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ यूज नहीं किया जा सकता। हम लिक्विड क्रोमेटोग्राफी के साथ भी यूज करते हैं और वो टेक्निक जो है वो LC-MS कहलाती है, लेकिन अभी हम गैस क्रोमेटोग्राफी पे ही फोकस करते हैं। In this system, the gas is first ionized, and the ions certain mass to charge ratio. ऑफ कोर्स सर्टेन मास टू चार्ज रेशियो के साथ गुजरना पड़ेगा, ठीक है जी। जो हैवियर होंगे वो हो सकता है स्ट्राइक कर जाए ट्यूब के साथ, क्योंकि वो दे हैव probably they are heavier, they are higher mass to charge ratio. lower charge to mass ratio जो है उनके स्ट्राइक करने के चांसेस कम होंगे, वो हैवियर जो है वो ज्यादा इजीली अट्रैक्ट किया जाएगा। तो लिहाजा हमने जो ट्रैजेक्टरी है इन आयंस की उनको कंट्रोल करना है। Capable of passing between the rods to interact with the ion conducer and create the signal. The choice of which ions are passing through the system is done with the help of the metal rods that are electrically connected. ठीक है जी, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड हैं, दो रॉड जो है वो पॉजिटिव हैं, दो नेगेटिव है, लेकिन एक पॉजिटिव जो है वो डीसी वोल्टेज के साथ अटैच है और जो दूसरी पॉजिटिव है वो ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ अटैच है, और जिसका वोल्टेज V cos ओमेगा t है, जो कंपोनेंट उसका है ओमेगा t, ये उसकी फ्रीक्वेंसी बता देगा। आप फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे तो इस तरह आपका इसका कंपोनेंट जो है ये वोल्टेज आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। Direct and alternating voltage is applied between the rods in order to affect the movement of the ions. और ये डिटेक्टर है जहाँ पे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है जी, पॉजिटिव मेटल आयंस के ऊपर जो मॉलिक्यूलर आयन, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है और इस पे भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये उसको रिपेल कर रही होंगी, और जो नेगेटिव है वो ट्रैक कर रही होंगी। तो हमें एक्चुअली इस ऑल्टरनेटिंग करंट के साथ इसको हमें एडजस्ट करना होगा कि ये जो आयन यहाँ पे आ रहा है ये स्ट्राइक ना करे, ठीक है जी, और ये इसमें से पास ऑन करे और डिटेक्टर तक पहुंचे। तो इस तरह हम इसको एडजस्ट करते हैं। अब डिपेंड्स करता है जी कि पॉजिटिव वोल्टेज है वो रिपेल करता है, नेगेटिव ऑफ कोर्स अट्रैक्ट करता है। चांस ऑफ आयन हिटिंग द आउट डिपेंड्स अपॉन द मास, हायर मास होगी ज्यादा चांस होगा टकराने का, कम मास होगी तो कम होगा, ठीक है जी, मास टू चार्ज रेशियो जो है। एंड आल्सो दूसरी बात कौन सी है इसके अलावा कि हम स्ट्रेंथ क्या है फील्ड की रख रहे हैं, हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या रख रहे हैं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है इसको अगर हम कंट्रोल कर लें तो फिर हम उसको जो स्ट्राइक करने का चांस है उसको भी हम कम कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसको ऑफ कोर्स फील्ड की स्ट्रेंथ जिसके अंदर जो है आपके पास एसी वोल्टेज या डीसी वोल्टेज दोनों है, और उसके साथ साथ जो एसी वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी है जो ऑसिलेशन की वो भी जरूरी है। Charge, mass of the ion, and also on the strength of the field and frequency of the oscillation. ये देखिए जी, For example, if a positive ion has a small mass, then it can be easily affected and will be quickly accelerated towards the rod with negative potential. ठीक है जी। Heavier ions, however, not so much affected. नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज स्मॉल आयन तो नेगेटिव प्लेट से हम कोशिश करेंगे कि जनाब इसको फौरी अटैक कर लें, जो हैवी होगा वो सीधा गुजर जाएगा, ठीक है जी। The strength of the field and frequency of the oscillation can be tuned by the operator and used to manipulate with the ions. For example, if the frequency is too high, then the ion simply has no time to react. ठीक है जी, अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई रख जाए तो टाइम जो है वो आयन जो है वो रिएक्ट नहीं करेगा और स्टेट गुजर जाएगा, और हम उसके बारे में नहीं मालूम कर सकेंगे कि उसकी मास टू चार्ज रेशियो क्या है। एक्चुअली हमें फ्रीक्वेंसी को इस तरह एडजस्ट करना पड़ता है कि हम उसको एक पर्टिकुलर ऑसिलेशन के साथ यहाँ से पास ऑन होता हुआ जाए, ताकि हमें उसकी मास टू रिलेटिव जो मास टू चार्ज रेशियो उसके बारे में हम अंदाजा लगा सकें। और हम उसी तरह अंदाजा लगाएंगे, कैलकुलेट करेंगे जब हम जो फील्ड की जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको हम मैच करेंगे।
तो फील्ड की स्ट्रेंथ और उनकी चार्ज टू मास रेशियो जो एक्चुअली इसको हम आपस में जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं, और जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं इसी तरह उनकी मास टू चार्ज रेशियो मालूम करते हैं। nothing happens. However, if the frequency is too low, however, if the frequency is too low, then the ion is pulled into a rod before the potential flips. Now, if the DC field and AC fields are combined, then the positive ions are forced in the middle of the two positive rods, while the AC field destabilizes them. If the ions have a high mass or low charge, then they are hardly affected by the AC field. ठीक है जी, हायर मास टू चार्ज दे आर हार्डली अफेक्टेड बाय द एसी फील्ड, And their trajectory is mostly determined by the DC field. The trajectory of the ions with too small mass to charge ratio, however, is strongly destabilized by the AC field and causes them to crash into a rod. Electrodes with negative DC voltage attract positive ions. The only way to prevent the positive ions from hitting with the rod is to apply a suitable AC voltage that keeps them between the rods. ठीक है जी। आप इस एनिमेशन से देख सकते हैं कि हम एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज इन दोनों को कंबाइनली यूज करते हुए वो आयंस जो यहाँ से गुजर रहे हैं, ठीक है, उनकी ट्रैजेक्टरी को कंट्रोल कर सकते हैं। हम ये नहीं चाहते कि वो बिल्कुल अनअफेक्टेड यहाँ से गुजर जाएं। अगर वो अनअफेक्टेड गुजर जाएंगे तो फिर हम एक्चुअली कुछ नहीं मालूम कर सकेंगे कि उनका चार्ज टू मास रेशियो क्या है। वी वांट देम टू रेजोनेट, हम चाहते हैं कि वो रेजोनेट होकर गुजरें, और हम एसी और डीसी वोल्टेज जो है इनको कंबाइनली कलेक्टिवली खासतौर पर एसी फ्रीक्वेंसी को जो है हम चेंज करें, और उससे हम उसकी चार्ज टू मास रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। ठीक है जी। आपने देखा कि ये जो एसी वोल्टेज है जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ जो है हम जो ट्रैजेक्टरी है इसको हम कंट्रोल कर लेते हैं, और खास तौर पर जो हैवी आयंस है उनके लिए हमारे पास डीसी वोल्टेज जो है वो एक बेहतर टूल है उनको स्टेबलाइज करने के लिए। तो हम इन चार्ज की आयंस की जो है मास टू चार्ज रेशियो जो है हम इन फील्ड्स की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ के जरिए हम उसको मालूम कर सकते हैं वो क्या है, जिसमें डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज दोनों कलेक्टिवली शामिल है। ठीक है जी। However, only ions with smaller mass are affected by the AC field. एसी फील्ड ऑफ कोर्स स्मॉलर मास को इफेक्ट करता है, हायर मास चार्ज रेशियो जो है वो रॉड्स के साथ क्रैश करती है, और इन हायर मास टू चार्ज रेशियो को जो है ये डीसी फील्ड है ये स्टेबलाइज कर रहा होता है। ये पहले भी बात हो गई इस एनिमेशन के पहले से भी शुरू करने से पहले भी इस एनिमेशन के कि जो स्मॉलर चार्ज टू मास रेशियो वाले हैं एसी फील्ड उनको स्टेबलाइज करता है, और जो हायर मास टू चार्ज रेशियो वाले हैं जो क्रैश कर सकते हैं उनको डीसी वोल्टेज जो है स्टेबलाइज करता है। तो हम दोनों को मिलाकर जो है हम एक्चुअली एक मास फिल्टर बना सकते हैं। ठीक है जी, जिसमें से एक सर्टेन चार्ज टू मास रेशियो वाले आयन ही गुजरे और बाकी ना गुजर सकें, और फिर ऑल्टरनेटिवली इसको चेंज करें, इसको वेरी करें, और इससे हम एक्चुअली एक खास टाइप के सिर्फ आयंस को गुजरने दें, और फिर जो दूसरे आयंस हैं उनको हम यहाँ से रोक सकते हैं। तो ये फिल्टर का काम करता है। ये आगे हम चल के देखते हैं। Too high mass to charge ratio will crash into the rods. In the quadrupole, there are 4 rods, however, where 2 rods have a negative DC voltage and 2 have a positive DC voltage. The opposing positive rods let through only high mass to charge ratio ions. ठीक है जी, हायर चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है जी, ये पॉजिटिव रॉड्स के लिए, और जो लो मास टू चार्ज रेशियो है ये नेगेटिव रॉड्स के साथ है। ठीक है जी, और जो आप ये दोनों जो है ना एक्चुअली ये ब्लू लाइन जो है, ये जो ब्लू टेक्स्ट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो ग्रीन टेक्स्ट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जिनका लो चार्ज टू मास रेशियो वो नेगेटिव रॉड्स जो है उनके जरिए कंट्रोल करते हैं, और जो इनका पॉजिटिव है हायर मास टू चार्ज रेशियो है वो पॉजिटिव रॉड से कंट्रोल होते हैं, और जिस स्मॉल पोर्शन के ऊपर ये ओवरलैप कर रहे हैं वो एक्चुअली फिल्टर का काम करता है। While the opposing negative rods let through only ions with smaller mass to charge ratio, if the voltages are correctly selected. दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग कि अगर आप करेक्ट वोल्टेज सिलेक्ट करें और उसके साथ साथ फ्रीक्वेंसी को भी जो है वो उसी तरह से आप वेरी कर रहे हो, ठीक है जी, डिपेंडिंग अपॉन द चार्ज टू मास रेशियो जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप Then, in a narrow mass to charge ratio range, ions are capable of passing through the rods and interact with the detector.
In a real system, this narrow mass to charge ratio range is scanned from very small to large values. ठीक है जी, ये जो बहुत नैरो रेंज है, ये नैरो रेंज का फायदा ये है जहां पर एक स्मॉल ओवरलैप करें दोनों, कि जो स्मॉल से स्मॉल मास टू चार्ज रेशियो है, तकरीबन 1 AMU का भी जो फर्क है वो भी हम यहाँ से मालूम कर सकते हैं। तो ऐसे में जो स्मॉल से स्मॉल आयंस भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनको भी हम क्वाड्रुपल मास एनालाइजर से डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो हम उसको एक्चुअली स्कैन कर सकते हैं यहाँ पे, और ऑफ कोर्स उनकी रिलेटिव अबंडेंस के अगेंस्ट स्कैन कर सकते By हैं। playing with the electrical parameters in order to detect ions with different mass to charge ratio. This was about the animation. I hope you would learn from this animated video, और इसका लिंक इसके अंदर मौजूद है, और इसी को हम यूज करते हैं क्वाड्रुपल मास एनालाइजर को, और ये आपको अच्छी इंफॉर्मेशन इसके बारे में देगी, आपको बताएगी कि एक्चुअली क्वाड्रुपल एनालाइजर मास एनालाइजर में हो क्या रहा होता है। ठीक है जी, और ये कुछ इसके बारे में टेक्स्ट जो है वो एक्सप्लेन यहाँ पर किया गया है। क्वाड्रुपल एनालाइजर जो है हम क्यों यूज करते हैं, सबसे कॉमन है, ठीक है जी, और इसी को हम यूज करते हैं, जनरल है, जो है स्मॉलर गैस मॉलिक्यूल्स के लिए, और बहुत सारे दूसरे एनालाइट्स के लिए जो है हम इसको यूज करते हैं, कॉमन डिटेक्टर जिसको हम लेके चलते हैं। और जो मोस्ट ज़्यादा इसका है एडवांटेज वो ये कि ये जो आयंस प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, this is how it works, that it does not depend upon the kinetic energy or the velocity of the incoming ions. So इसका फायदा क्या होता है कि ट्रांसमिशन रेट इज हाई। ट्रांसमिशन किस तरफ है जी, डिटेक्टर की तरफ ट्रांसमिशन है, और सिर्फ हमें क्या चाहिए, ओनली स्मॉल चेंज इन वोल्टेज इज रिक्वायर्ड। ठीक है जी, और एक कंप्लीट स्कैन कैन बी वेरी फास्ट। कितना फास्ट हो सकता है, एज मैनी एज 20 स्पेक्ट्रा पर सेकंड कैन बी रिकॉर्डेड, और उनका मैस रेंज क्या हो सकता है, 800 मैस यूनिट्स तक जा सकते हैं। तो रेंज हमारी 800 मैस यूनिट तक। तो रैपिड स्कैनिंग जो है ये नीड है कि हम क्रोमेटोग्राफिक पीक को स्कैन करें, और जो भी फ्रैक्शन वहां पे आयंस की प्रोड्यूस हो रही हैं उसको हम यहाँ पे मॉनिटर करें। हमने सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज को चेंज करना होता है, और उसके बारे में दैट बेटर एक्सप्लेन दिस टेक्स्ट, by rapidly varying the voltage, ions of ion mass after another one, ठीक है जी, will take the stable path and be collected by the detector. Either omega is varied, ठीक है जी, the frequency of the AC voltage holding U and V constant, या तो हम इनको कांस्टेंट कर लें, और U and V are varied, ये वोल्टेज हम चेंज कर लें, कीपिंग U their ratio as constant, हम उसके रेशियो को भी कांस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से है ये क्वाड्रुपल मास एनालाइजर काम कर रहा है। Now some notes that how it works or what are their main advantages. दूसरा जो आपके पास टिपिकल एनालाइजर है वो टाइम ऑफ फ्लाइट एनालाइजर है। यहाँ पे हम एक आयंस को जो प्रोड्यूस करते हैं और उनके पाथ को जो है मॉनिटर करते हैं, बट ऑफ कोर्स दिस इज नॉट, this would be beyond your scope of gas chromatography mass spectrometry. I would give you just like that, in which field it has diverse range of application. Medicine, of course, gas chromatography is a screening test for detection of several congenital metabolic diseases. उनके अंदर यूज करते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए यूज करते हैं, टॉक्सिन्स जो हैं जितने भी इसको हम मालूम करते हैं, जो प्लूटेंट हैं, इंसेक्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स उनको मालूम कर रहे होते हैं, और फिर मालूम कर रहे होते हैं अच्छा ये इन्फेक्टिसाइड हर्बिसाइड जो है वो इस फूड के अंदर है, इसको स्प्रे किया गया है, डेंजरस हो सकता है, इसकी कंसंट्रेशन क्या है उसके बारे में हम बता सकते हैं। फूड सैंपल को एनालाइज कर सकते हैं कि फूड सैंपल या फूड अच्छा है, फूड ठीक नहीं है खाने के लिए, टॉक्सिक तो नहीं है, फ्रेशनेस के बारे में भी थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है जी, कि फूड जो है अगर जो है वो खराब हो रहा है और उसमें से बहुत सारी चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है तो हम उसके बारे में बता सकते हैं कि इसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं हुई। ठीक है जी, वेपर्स का एनालिसिस कर लें तो उससे आपको अंदाजा हो सकता है कि इसके अंदर कौन कौन से वेपर्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं। फोरेंसिक एप्लीकेशन हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर हैं, केमिकल वॉरफेयर एजेंट्स के तौर पे इस्तेमाल किया सकता है, एयरपोर्ट्स के ऊपर सिक्योरिटीज के लिए भी यूज किया जा सकता है, जो प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं उनको टेक करने के लिए। तो ये सारी एप्लीकेशन जो हैं
गैस क्रोमेटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, ठीक है जी। जियोकेमिकल रिसर्च के अंदर है, ठीक है जी। स्ट्रक्चरल एनालिसिस के लिए वोलेटाइल कंपोनेंट्स को हम यहाँ से सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है जी। बहुत सारे मटेरियल जो हम कलेक्ट कर रहे होते हैं उनके लिए है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, ठीक है, बहुत सारे केमिकल्स की सिंथेसिस के लिए, और उस दौरान जो इम्प्योरिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, एलिजेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कॉस्मेटिक्स के अंदर हम इसको यूज कर रहे हैं। सो दीज आर टिपिकल एप्लीकेशंस ऑफ gas chromatography mass spectrometry. I hope you would learn these things. और अगर आपके जो भी क्वेश्चंस हो आप मुझे लिखें, मुझे बताएं, मैं इनको आंसर करने की कोशिश करूंगा, और फिर हम एक सेशन लाइव रख लेंगे मैं आपके साथ, जिसमें ये सारी चीज़ें, ये सारी टेक्निक शामिल। तो आने वाला लेक्चर जो है उसमें हम थोड़ा सा ऑनलाइन एनालिसिस और ऑटोमेशन में बात करेंगे, और प्रोबेबली अगर आपके पास टाइम है आपको ग्रुप में मैसेज कर दूंगा कि हम सैटरडे संडे को कोई एक दिन रख लें और ये काम मुकम्मल कर लें। From so right now it's end about the gas chromatography mass spectrometry. That's it from my side. And if you have any questions, queries, और ये वीडियो इस लिंक के अंदर मौजूद है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसका लिंक भी शेयर कर दूंगा इस एनिमेशन का, तो आप इसको बार बार प्ले करके भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।